बच्चों नमस्कार। आज कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के अगले टॉपिक किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ में वैद्युत सेल क्या है। वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल के भीतर धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। I इक्वल E अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इस फार्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे तो V इक्वल E माइनस आई आर। इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। वैसे तो फार्मूला V इक्वल ई माइनस आई आर होता है जब सेल से धारा ली जाती है, लेकिन जब सेल को आवेशित किया जाता है तो V इक्वल ई प्लस आई आर, यानी इस कंडीशन में आवेशन की स्थिति में सेल का टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल से ज़्यादा होता है। अगला नियम है किरचॉफ का नियम। तो वैद्युत परिपथ के संबंध में किरचॉफ ने दो नियम बताए। प्रथम नियम क्या है, किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये धारा दिखाई गई है, ये कोई संधि है। यहाँ पर जैसे ये संधि दिखाई गई, ये I1 धारा आ रही है, I2 भी संधि की तरफ आ रही है, I5 और I3 को बाहर दिखाया गया कि संधि से धारा दूर जा रही है, और I4 ये भी संधि की तरफ धारा आ रही है। तो आने वाली धाराएं कौन सी हो गई संधि की तरफ, I1, I2 और I4। तो इन तीनों का जो जोड़ है और जाने वाली जो धारा है I3 और I5, इनके आपस में बराबर होती हैं। इसको हम ये कह सकते हैं सिग्मा I इज इक्वल टू 0। यह आवेश संरक्षण पर आधारित है, यानी किरचॉफ का जो प्रथम नियम है आवेश संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का दूसरा नियम, किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सिग्मा I इंटू R इज इक्वल सिग्मा I। यहाँ पे देखिए एक वैद्युत परिपथ दिखाया गया है। देखिए एक सेल
जिसका विद्युत वाहक बल E1 है। दूसरा एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E2 है। R1 और R2 रेजिस्टेंस ये देखो जुड़े हुए हैं और यहाँ से एक प्रतिरोध R3 भी परिपथ के अनुसार जोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर बंद पास, पहला बंद पास लिया गया है APEFA में। तो FA यानी कि I1 के सपोर्ट में है, तो I1 इंटू R1। बंद पास माना है आपने BE और धारा आ रही है E से B की तरफ यानी I2 की दिशा में आ रही है, तो ये उल्टा हो गया है, विपरीत दिशा हो गई है, तो -I2 इंटू R2। और ये जो सेल है E1 वो धारा सपोर्ट में नहीं आपके बंद पास मानने के अनुसार धारा दे रहा है, इसलिए इसको प्लस में लिखा जाएगा और ये E2 माइनस में लिखा जाएगा क्योंकि ये विपरीत दिशा में धारा दे रहा है। तो बंद पास पहले फर्स्ट के लिए I1 इंटू R1 माइनस I2 इंटू R2 बराबर E1 माइनस E2। बंद पास 2 के लिए BCDEB में, तो यहाँ पर देखिए I2 इंटू R2 और प्लस यहाँ I3 इंटू R3 लिखा जाए, या I3 का जो मान है I1 प्लस I2 के योग के बराबर होगा क्योंकि एक किरचॉफ का प्रथम नियम है। तो I1 प्लस I2 इंटू R3 इज इक्वल टू E2। और किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। किरचॉफ का दूसरा नियम किसको व्यक्त करता है? ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सेतु। इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। इसकी रचना इन्होंने कैसे की? इसमें देखिए 4 प्रतिरोधों को, जैसा कि आपको ये चित्र से दिख रहा है, 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया, जोड़ करके एक चतुर्भुज बना लिया गया है ABCD और A। इसके एक विकर्ण आपको देखो दिख रहा है, ये B और D, इसके बीच में धारामापी लगा दिया गया है और साथ में एक कुंजी लगा दी जिसका नाम K2 दिया गया है। दूसरे विकर्ण A और C के बीच एक ये सेल लगा दिया गया है जिसका विद्युत वाहक बल E है और इसके साथ में यहाँ पर एक कुंजी भी लगाई गई है K1। अब बंद पास ABDA में I1 इंटू P और यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो रहा है, ये माइनस I2 इंटू R इज इक्वल टू 0। तो इसको पक्षांतर कर दिया, I1P बराबर I2 इंटू R। अब बंद पास BCDB में, यानी ये बंद पास होगा BCDB में, तो I1 इंटू Q
-I2 इंटू एस इज इक्वल टू 0। इसको भी पच्छांदा कर लिया तो I1Q इज इक्वल टू I2S, ये समीकरण नंबर सेकंड हो गई। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को आपस में डिवाइड कर दिया गया है, तो ये बना I1P अपान I1Q इक्वल I2R बटे I2S। I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया, जो शेष बचा वो P अपान Q इक्वल R अपान S। अब इसमें देखिए ये बात थोड़ी ध्यान रखनी है कि इसमें जो भुजा AB और BC है, ये भुजाएं AB और AC, AB और ये जो BC भुजाएं हैं, जिनको आनुपातिक भुजाएं कहते हैं, और जो विकर्ण दोनों हैं BD और AC, इनको संयुग्मी भुजाएं कहते हैं। आगे आंकिक प्रश्न में देखिए, एक सेल से 0.5 एम्पीयर धारा लेने पर उसका विभवांतर 1.8 तथा इस सेल से 1 एम्पीयर धारा लेने पर इसका विभवांतर 1.6 वोल्ट हो जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल बताइए। तो अभी देखिए फार्मूला बताया गया है, V इक्वल E माइनस IR। इसमें दो कंडीशन है, एक बार जब सेल से 0.5 धारा ली गई है तो विभवांतर 1.8 है, और दोबारा जब धारा 1 एम्पीयर ली गई है तो विभवांतर 1.6 हो जाता है। तो ये अलग अलग विद्युत वाहक बल यानी कि और आंतरिक प्रतिरोध का मान निकालना है। तो देखिए पहली कंडीशन में विभवांतर है 1.8, तो यहाँ पर V के स्थान पे 1.8 लिख लिया गया है, E को E लिखा गया है, और I के स्थान पे 0.5 लिखा गया है, नहीं 0.5 लिख दिया गया है, और R के स्थान पे R लिखा गया है। तो 1.5 इक्वल E माइनस 0.5 R, ये फर्स्ट समीकरण है। अब इसी तरह से सेकंड कंडीशन लेंगे, तो V की वैल्यू है 1.6, E का मान आपको पता नहीं है, और I के स्थान पे 1 लिखा जाएगा। तो सेकंड समीकरण बन जाएगी 1.6 इक्वल E माइनस R। समीकरण फर्स्ट और सेकंड में इसके देखिए ऊपर नीचे रख दिया गया है, और यहाँ पर घटाने पे लिख दिया गया है। जब घटाने पे लिखेंगे, क्योंकि E और E के दोनों समीकरण में E के गुणांक आपस में बराबर हैं, तो घटाने पे जैसा कि आपको पता है कि चिन्ह बदल जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए चिन्ह बदल दिया गया है। तो चिन्ह बदलने का E और E कैंसिल हो गया है, और ये आपका बनेगा 0.2, और ये इधर से घट करके आ जाएगा 0.5। डिवाइड कर दिया तो R इज इक्वल टू 0.4 ओम, यानी कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकल गया है 0.4 ओम। R का मान समीकरण फर्स्ट में रख दिया गया है, तो R का मान समीकरण फर्स्ट में रखा गया है, तो E माइनस R इज इक्वल टू 1.6। R के स्थान पर 0.6 रख दिया गया है, तो सेल का विद्युत वाहक बल निकल गया E इज इक्वल टू 2.0 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है,
दिए गए परिपथ में ए सी के बीच विभवांतर बताइए। देखिए यहाँ पर एक प्रतिरोध 40 ओम का है, ये 20 ओम का, और ये 60 ओम का, ये 20 ओम का, ये 40 ओम का, और एक यहाँ पर कोई बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल है 110 वोल्ट का, जो चित्र के अनुसार इसको जोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर यदि आप ए डी सी पथ की बात करें, ए डी सी पथ, तो इसका प्रतिरोध देखिए ए डी सी, ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ 40 और 20 मिलकर हो जाएगा 60 ओम। तो ये प्रतिरोध निकल गया ए डी सी पथ का 40 और 20 मिलके हो गया 60 ओम। अब यहाँ पर देखिए ए डी सी का भी प्रतिरोध 60 ओम है और ए सी का भी प्रतिरोध 60 ओम है, और दोनों इस पैरेलल लग रखे हैं। तो यदि इनमें हम एक में धारा मान लें तो दूसरे वाले में भी धारा उतनी ही चली जाएगी। तो हमने मान लिया है, मानना कि ए डी सी में धारा आई है। जब ए डी सी में धारा आई हो गई तो ए सी में भी धारा आई हो गई। तो 20 ओम जो प्रतिरोध यहाँ पर देखिए फिर से, ये 20 ओम का जो प्रतिरोध है, ये वाला जो 20 ओम का प्रतिरोध, तो यहाँ पे जो धारा होगी ये इस लाइन से जाने वाली धारा और इधर से आने वाली धारा, इन दोनों का योग होगा। तो इधर से भी धारा आई आ रही है और ये वाली भी धारा आई है, तो ये मिलके कितनी हो जाएगी, 2I हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख लिया है 20 ओम प्रतिरोध में धारा इज इक्वल टू 2I। अब बंद पास हम बाहर बाहर का लिख लेते हैं। कौन सा, ए डी सी बी ई ए में, फिर से देखिएगा, ए डी सी बी ई ए में। तो I गुणे 40 प्लस I इंटू 20 प्लस 20 इंटू 2I इज इक्वल टू 110। इसमें से देखिए ये 40I और ये 20, ये मिलके होगा 60, और यहाँ पर ये है आपका 8। हाँ, तो यहाँ पे देखिए इन सबको जोड़ दिया गया है, तो हो गया कितना, 100I, और इधर कितना है 110। तो I इक्वल 11/10। तो धारा आपको पता चल गई, ए सी के बीच जो धारा है वो है 11/10। अब विभवांतर निकालना है ए और सी के बीच में। तो वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो आई के स्थान पे 1.1 और आर के स्थान पर ये देखिए ये प्रतिरोध लिखा है कितना, आर का मान 60 ओम लिखा है। इस सी के बीच, ये ए और सी के बीच में 60 ओम गुणा कर दिया गया है। तो V इज इक्वल टू 66 वोल्ट का विभवांतर आपको मालूम हो गया है।
अगला प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न थोड़ा सा है, इम्पॉर्टेंट है। संलग्न परिपथ में एमीटर का पाठ्यांक 2 एम्पियर है। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 120 वोल्ट है। प्रतिरोध R का जो मान है वो 75 ओम है। तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बताना है। तो देखिए, ये कि परिपथ बना रखा है, इसमें I धारा आ रही है और उसके तुरंत बाद यहाँ पर मीटर लगा दिया गया है। यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा दिया गया है R और एक ये वोल्ट मीटर लगाया गया V। तो परिपथ में धारा I का जो मान है, I का मान है 2 एम्पियर। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक है 120 वोल्ट और प्रतिरोध R का मान है 75 ओम। तो प्रतिरोध R में धारा कितनी जा रही है? I डैश इज इक्वल टू V अपान R। V की वैल्यू 120, यानी कि ये देखो दिया हुआ है 120 लिख लिया, और R का मान भी 75 लिखा हुआ, 75 लिखा हुआ है। तो ये 120/75 लिखा है, डिवाइड कर दिया गया है। तो I डैश की वैल्यू पता चल गई है 8/5। ये प्रतिरोध में जाने वाली धारा मालूम हो गई। इसको और आगे हल किया है तो ये 1.6 हो गया, यानी कि 8 को 5 से डिवाइड किया गया तो आंसर आपका मिला है 1.6 एम्पियर। वोल्ट मीटर में कितनी धारा जा रही है? यदि आप देखें तो टोटल आने वाली धारा को कितना बताया गया है? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर धारा सीधे आ रही थी, एमीटर में आ रही थी। तो 1.6 एम्पियर धारा तो निकल गई प्रतिरोध से। इसका मतलब वोल्ट मीटर में जाने वाली धारा होगी 2 माइनस 1.6 यानी 0.4 एम्पियर। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध पता नहीं है, उसको आप वोल्ट मीटर का प्रतिरोध को R डैश मान लीजिएगा। ये मान लीजिए कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना है? R डैश। ओम का नियम यहाँ लगा दीजिएगा, V इक्वल I इंटू R। V वोल्टेज 120 बता रखा है, I है आपने अभी पता किया, वोल्ट मीटर में जो करंट जा रहा है वो 0.4 जा रहा है और R डैश की जगह पे R डैश लिख लिया है। तो R डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 120/0.4। यहाँ पर देखिए पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो हो जाएगा तो ऊपर 300 हो गया, 4 से डिवाइड कर दिया तो ये ऊपर कितना हुआ? ये 1200 है और नीचे है हमारे पास 4, डिवाइड कर दिया तो आंसर मिल गया आपका 300। इसलिए जो प्रतिरोध आया है वोल्ट मीटर का वो 300 ओम आ गया है। तो ये आज का सेशन रहा। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हमने आपको बताया है, सिखाया है, वो समझ में आ गया होगा। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए और सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए और इस हमारा थोड़ा सा मनोबल को बढ़ाइए। धन्यवाद।